हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 22, यानी कि इस बुक का जो 22वां चैप्टर है वो, यानी कि चैप्टर रहने वाला है इंडिया एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है, इंडिया और क्लाइमेट चेंज में हम लोग जनरली या हम कहें कि ये बातें करेंगे कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए या इसके जो इल इफेक्ट्स हैं, जो इसके बुरे प्रभाव हैं, उनको कम करने के लिए इंडिया ने अभी तक क्या क्या स्टैंड लिया है। ठीक है, कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाए गए हैं और ये सब के बारे में बात हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, हालांकि बुक में ये जो चीज़ें दी हुई हैं वो थोड़ा सा पुरानी है, तो मैं आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर आप लोग अपने करंट अफेयर से ज़रूर इसमें जो चीज़ें हैं वो या जो भी कंटेंट है उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। ठीक है, और अगर बाद में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग इस पूरा का पूरा जो ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स करके आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं उसके लिए आप लोगों को कोई एश्योरेंस अभी नहीं दे सकता। इफ़ पॉसिबल होगा तो हम उसको करेंगे, लेकिन अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो आई एम श्योर कि आप लोग करंट अफेयर्स वगैरह ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है ना, चाहे कहीं से भी कर रहे हो, न्यूज़पेपर हो, कोई मैगजीन हो, व्हाटएवर सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज़ उससे थोड़ा सा चीज़ों को अपडेट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के साथ, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच जाए और वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए, इस पूरी की पूरी जो वीडियो सीरीज है उसका फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। साथ ही साथ चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्विजेज आप लोगों के लिए वहाँ पर अपडेट किए जाएंगे, सो दैट कि आप लोग इस पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट की तैयारी है हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाके आप अपने आप को इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। ठीक है, काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में जो है ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल वहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन इस चैप्टर को लेकर स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में। देखिए, इंडियाज पोजीशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, जो डेटा दिया गया है वो 2010 का है, क्योंकि 2010 थोड़ा सा सिग्निफिकेंट इसलिए भी था क्योंकि इसके बाद कुछ जो प्रोटोकॉल्स वगैरह थे वो स्टार्ट हुए थे, है ना। तो यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया ने 2010 में 2136.84 यानी कि 2136.84 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैस क्या किया था, एमिशन किया था। ठीक, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर जो है, एनर्जी सेक्टर क्या था, मेजर कंट्रीब्यूटर या प्राइम कंट्रीब्यूटर था। ठीक है, यहाँ पे जितना भी एमिशन हुआ है इसमें से लगभग 71% जो है वो एनर्जी सेक्टर से एमिशन हुआ है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में क्या क्या आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, फ्यूल कंबशन है इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, और फ्यूगिटिव एमिशंस। फ्यूगिटिव एमिशंस का मतलब बेसिकली होता है कि कोई प्रेशराइज्ड कंटेनमेंट में से जो आपका गैस या फिर आपके जो वेपर्स वगैरह होते हैं वो रिलीज होते हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज फ्यूगिटिव एमिशंस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस और प्रोडक्ट यूज जो था उसमें 8% एमिशन हुआ था। एग्रीकल्चर और वेस्ट सेक्टर में लगभग 18% और 3% हुआ था टू द नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री। ठीक है, यानी कि जितना भी ग्रीन हाउस गैस हो रहा था, तो इसमें से अगर आप ये वैल्यू को मतलब याद ना भी रखें, लेकिन आप एक ट्रेंड जरूर याद रख सकते हैं कि एनर्जी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एमिशन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर में होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ऐसे करके आप एग्रीकल्चर में ध्यान रख सकते हैं। देन यू हैव द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज इंडस्ट्री। देन आप ध्यान रख सकते हैं कि वेस्ट सेक्टर जो है इसमें सबसे कम होता है। तो इस तरीके से ट्रेंड को आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद about 12% of the emissions were offset by carbon sink action of forests and croplands. ठीक है, considering which the national greenhouse gas emissions are arrived at a total of 1884.3 million tons of CO2 equivalent. ये जो concept है of the carbon sink, ये हमने पिछले
लेक्चर्स में पढ़ा है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो मतलब जितना भी एमिशन हुआ है उसमें से लगभग 12% एमिशन को हमने क्या किया है, कार्बन सिंक एक्शन के उससे उसको ऑफसेट कर दिया। यानी कि अगर हम इफेक्टिव बात करें तो हमने इतना ही एमिशन करा है, ठीक है, क्योंकि लगभग 12% तो हमने क्या कर लिया, उसको हमने कार्बन सिंक के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज या कार्बन सिक्वेस्ट्रेट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, इंडिया का जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है 2010 में वो 1.56 टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट था, ठीक है। पर कैपिटा मतलब कि प्रति व्यक्ति हम लोग कितना एमिशन कर रहे हैं, इज लेस देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पर कैपिटा एमिशन। तो वर्ल्ड की अगर हम बात करें, यानी कि पूरी के पूरे अगर दुनिया की अगर हम वैल्यू को लेकर चलें जो पर कैपिटा एमिशंस है, उससे हमारा पर कैपिटा एमिशन कितना है, 1/3 से भी कम, ठीक। एंड फार बिलो देन मेनी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, और काफी ज्यादा जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो हमारा जो पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम है, ठीक है, मतलब काफी कम है। द रिडक्शन ऑफ एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय अबाउट 12% between 2005 and 2010 has been achieved against our voluntary pledge to reduce the emission intensity of its GDP by 20 to 25% by 2020 compared with the 2005 level, ठीक है। यानी कि हमने क्या बात कही थी, हमने ये बात की थी कि जो हमारा एमिशन होगा, ठीक है, 2005 और के लेवल में, मतलब 2005 के लेवल के मुकाबले हम ये कहना चाहते हैं कि 2020 में हम 2020 तक अगर हम बात करें तो 2005 का जो लेवल था उससे हम एमिशन कितना कम कर देंगे, लगभग 20 से 25% तक कम कर देंगे, ठीक। हमारा टारगेट था, मतलब हमने 15 साल का टारगेट लिया था कि 2005 का जो लेवल है उसके मुकाबले हम 2020 तक हमारा एमिशन को 20 से 25% कम कर देंगे। और हमने एक चीज देखी कि 2005 से लेकर 2010 के बीच में ही हमने लगभग जो हमने 15 साल का टारगेट लिया था उसका आधा टारगेट तो हमने 5 साल में ही अचीव कर लिया, ठीक। और यहां पर एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी आई थी, उसमें लिखा था कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बी अ लो कार्बन इकोनॉमी। लो कार्बन मतलब हमारा जो कार्बन एमिशन है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक। इंडिया जो है वो प्राइमरीली फोकस करता है ऑन अडेप्टेशन विद स्पेसिफिक फोकसेस फॉर मिटिगेशन। यानी कि इंडिया का जो फोकस है वो अडेप्टेशन पर भी है और मिटिगेशन पर भी। अडेप्टेशन का मतलब तो क्या है कि हम जो एमिशन है उसको कम कर सके, और मिटिगेशन का मतलब है कि अगर एमिशन हो रहा है उससे अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम उससे निपटने में भी सक्षम हो सके, ठीक है। इसके बाद इंडिया हैज ऑलरेडी अनवील्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हुज एक्टिविटीज आर इन द पब्लिक डोमेन। यानी कि इंडिया ने एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है उसको ऑलरेडी अनवील्ड किया हुआ है, मतलब उसको स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी जो एक्टिविटीज है वो पब्लिक डोमेन में आप लोगों को देखने के लिए, आप लोगों को पता करने के लिए अवेलेबल है। India advocates collaborative research in future low carbon technology and access to intellectual property rights as global public goods। इंडिया जो है इस बात का एडवोकेट करता है, या आप कह सकते हैं इंडिया इस बात की वकालत करता है कि फ्यूचर लो कार्बन टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेटिव रिसर्च होनी चाहिए। कोलैबोरेटिव रिसर्च मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर लोग मिलके साथ आए और तब रिसर्च होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, यानी कि जो IPRs होते हैं, उनका एक्सेस एक ग्लोबल पब्लिक गुड की तरह किया जाना चाहिए। ये इंडिया ने माना है, या इंडिया ने इस बात की वकालत की है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑब्जर्व्ड क्लाइमेट एंड वेदर चेंजेस इन इंडिया, कि इंडिया में रिसेंट टाइम्स में, यानी कि पिछले कुछ समय में किस तरीके के क्लाइमेट और वेदर चेंजेस हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों वर्ड लिखे गए हैं, एक है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट, ठीक है। और आप लोगों को ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बताया है कि वेदर और क्लाइमेट के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वो डिस्कशन ध्यान है, वो अंतर ध्यान है, तो आप लोग प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर भी होने चाहिए और हर वक्त होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसमें कोई कुछ चीज़ याद करने या रटने जैसा नहीं है। तो इसको आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया की जो नेशनल कम्युनिकेशन है, दैट इज नेटकॉम टू UNFCCC, ठीक है, हैज कंसोलिडेटेड सम ऑफ द ऑब्जर्व्ड चेंजेस इन द क्लाइमेट पैरामीटर्स इन इंडिया। यानी कि ये जो क्लाइमेट पैरामीटर्स में चेंज आया है वो किसने बनाया है, मतलब या फिर किसने आप कह सकते हैं नोट डाउन किया है, कंसोलिडेट किया है। इंडिया का जो नेटकॉम है, दैट इज नेशनल कम्युनिकेशन टू UNFCCC। इसके बाद
नो फर्म लिंक बिटवीन द डॉक्यूमेंटेड चेंजेस डिस्क्राइब्ड बिलो एंड वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज हैज बीन स्टैब्लिश्ड। ठीक है, ये चीज़ें स्टैब्लिश नहीं हुई है कि जो डॉक्यूमेंटेड चेंजेस हुए हैं, यानी कि जो चेंजेस, ये मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और वार्मिंग ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, और एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी मतलब जो वार्मिंग हुई है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से, उनके बीच में कोई रिलेशन यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है, आप देखते हैं, देखिए सरफेस टेम्परेचर, अगर हम नेशनल लेवल पर बात करें तो सरफेस टेम्परेचर जो है वो लगभग कितना बढ़ा है, 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। ठीक, एज कंपेयर टू द पास्ट सेंचुरी, मतलब पास्ट सेंचुरी में अगर हम बात करें तो लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा है। कहाँ का है ये, सरफेस एयर टेम्परेचर। ठीक, अ वार्मिंग ट्रेंड हैज बीन ऑब्जर्व्ड अलोंग द वेस्ट कोस्ट, यानी कि जो हमारा पश्चिमी तट है वहां पर बढ़ा है, सेंट्रल इंडिया में बढ़ा है, मध्य भारत में जो हमारा पेनिनसुल का पार्ट है उसके इंटीरियर रीजन में बढ़ा है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी बढ़ा है। लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर हमें थोड़ा सा टेम्परेचर में कमी देखने को मिली है। मतलब ओवरऑल एक अगर हम बात करते हैं एवरेज की, तो कूलिंग ट्रेंड जो है वो नॉर्थ वेस्ट और पार्ट ऑफ साउथ इंडिया में देखने को मिला है। तो ये चीज़ें जो है आपसे इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में पूछी जा सकती हैं कि किस एरियाज में टेम्परेचर का एक ट्रेंड देखा गया है, एक वार्मिंग ट्रेंड देखा गया है, कहाँ पर एक कूलिंग ट्रेंड देखा गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए रेनफॉल को लेकर क्या बात कही गई है। While the observed monsoon rainfall at the all India level does not show any significant trend, regional monsoon variations have been recorded। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें और मानसून रेनफॉल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो कोई सिग्निफिकेंट ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब हमें ऐसा नहीं पता लगता है कि पिछले सेंचुरी के मुकाबले बारिश जो है वो ज़्यादा हो रही है, मानसून ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजनल मॉनसून वेरिएशंस देख रहे हैं। मतलब किसी रीजन के हिसाब से देख रहे हैं कि अच्छा इस रीजन में क्या हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी है उस तरीके से। तो इसलिए अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग मॉनसून सीजनल रेनफॉल की, तो यानी कि अगर जहां पर बारिश पहले कम होती थी अब ज्यादा होने लगी है, वो कहां पर है, वेस्ट कोस्ट में देखने को मिल रहा है, नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को ये चीज मिल रही है। यानी कि वहां पर अगर हम लास्ट 100 ईयर्स के कंपैरिजन की बात करते हैं तो लगभग 10% से 12% तक वहां पर बारिश क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, और डिक्रीजिंग रेनफॉल की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें ईस्टर्न मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड केरला में देखने को मिला है कि वहां पर अगर पहले के समय से हम कंपेयर करें तो 6 से 8%, ये माइनस का साइन लगा हुआ है, 6 से 8% तक जो है बारिश अब कम हो रही है। ठीक, तो कौन से रीजन में ज्यादा हो रही है, कौन से रीजन में कम हो रही है, वो थोड़ा सा आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की हम बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड्स ओवर द पास्ट 130 ईयर्स do not indicate any marked long term trend in the frequencies of large scale droughts and floods। यानी कि पिछले एक साल का जो डेटा देखा गया है, जो रिकॉर्ड्स देखे गए हैं, उसमें हमें कोई एक लॉन्ग टर्म का ट्रेंड नहीं मिल रहा है, ड्राउट्स का या फ्लड्स का कोई ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रेंड्स आर हाउएवर ऑब्जर्व्ड इन मल्टी डिकेडल पीरियड्स ऑफ मोर फ्रीक्वेंट ड्राउट्स फॉलोड बाय लेस सीवियर ड्राउट्स। यानी कि मल्टी डिकेडल पीरियड्स में, यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी दशक में ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा ड्राउट आया है या बहुत ज्यादा फ्लड आया है। ठीक है, सिमिलरली फिर अगले दशक में वो एकदम से कम हो गया। तो कोई एक प्रॉपर ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि लगातार बढ़ ही रहा है या लगातार घट रहा है। ठीक, इसके बाद देयर हैज बीन एन ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सीवियर स्टॉर्म। स्टॉर्म के जो इंसिडेंट्स है, यानी कि जो तूफान की घटनाएं हैं, वो लगातार लगभग बढ़ रही है अलॉन्ग द कोस्ट एट द रेट ऑफ 0.011 इवेंट्स पर ईयर। यानी कि लगभग एक साल इतने स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं। गुजरात और वेस्ट बंगाल में जो ट्रेंड है वो बढ़ रहा है, और उड़ीसा में अगर हम बात करें तो ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक स्टॉर्म। इसके बाद सी लेवल के राइज की अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड ऑफ कोस्टल टाइड गेजेस इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन फॉर मोर देन 40 ईयर्स रिपोर्ट दैट सी लेवल राइज वॉज बिटवीन 1.06 to 1.75 mm पर ईयर। यानी कि जो सी लेवल बढ़ रहा है या फिर जो समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ रही है, अब वो क्यों बढ़ती है, सी लेवल की ऊंचाई कैसे बढ़ती है, ये चीज़ें हम पीछे बात कर चुके हैं ना। ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, नदियों में ज़्यादा पानी होगा, तो फिर वो सारा का सारा पानी इसमें आएगा तो सी लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो 1.06 से 1.75 mm पर ईयर जो है वो बढ़ रहा है। और ये रेट्स जो है, अगर हम ग्लोबल सी लेवल राइज की बात करते हैं, जो IPCC है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसने जो एक एस्टिमेट दिया था
कि लगभग अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें, यानी कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पर बात करें, तो लगभग 1 से 2 mm जो है वो बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है? सी लेवल। और हमारा भी देखिए आप 1.06 से 1.75, यानी कि हम विद इन दिस रेंज ही लाए कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हिमालयन ग्लेशियर्स के ऊपर क्या असर पड़ा है। द हिमालयस पोजेस वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसोर्सेज ऑफ स्नो एंड आइस एंड इट्स ग्लेशियर फॉर्म अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पेरिनियल रिवर्स सच एज द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। हिमालय जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्सेज हैं किसके? स्नो और आइस के। और ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा भी था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद सबसे ज़्यादा बर्फ़ अगर कहीं पर है तो वो कहाँ पर है? हिमालयाज में। ठीक है। और इसके जो ग्लेशियर्स हैं वो जो पेरिनियल रिवर्स हैं जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके लिए सोर्स ऑफ वाटर भी है। अब ग्लेशियल मेल्ट जो हो रहा है दैट में इम्पैक्ट देयर लॉन्ग टर्म लीन सीजन फ्लोज। लीन सीजन का मतलब क्या है? जिस समय बारिश नहीं होती है। जिस समय बारिश है तो उस समय तो मानसून से भी पानी आएगा, है ना। अब जिस समय बारिश नहीं होगी तो उस समय इन रिवर्स को पेरिनियल बनेंगी कैसे? पेरिनियल बनने का मतलब है कि थ्रू आउट द ईयर ये नदियां बह रही हैं। अब जिस समय मानसून है उस समय तो ठीक है, जिस समय मानसून नहीं होगा उस समय इन नदियों में पानी कहाँ से आएगा? ये जो ग्लेशियर्स हैं वहां से आएगा। ठीक है। और अगर ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो इससे इनका जो लीन सीजन का फ्लो है उस पर असर पड़ सकता है। मतलब अभी नहीं पड़ेगा, 1-2 साल में, लॉन्ग टर्म में ये असर पड़ सकता है विद एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। अब अगर पानी नहीं होगा, फ्लो में अगर फर्क पड़ेगा तो वाटर की अवेलेबिलिटी, पहली बात तो यह है, उस पर असर आएगा। और दूसरी बात यह है कि हाइड्रो पावर के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जो हाइड्रो पावर जनरेशन हम इन नदियों पर करते हैं, उस पर भी असर पड़ेगा। द अवेलेबल मॉनिटरिंग डेटा ऑन हिमालयन ग्लेशियर्स इंडिकेट that while recession of some glaciers has occurred in some Himalayan regions in the recent years, the trend is not consistent across the entire mountain chain। ठीक है। यानी कि कुछ हिमालयन ग्लेशियर्स पे अगर हमने स्टडी करके या मॉनिटरिंग करके ये देखा है कि कुछ ग्लेशियर्स जो है वो रिसीड कर रहे हैं, यानी कि वो पिघल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो पीछे की तरफ को जा रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड जो है किसी किसी हिमालयन रीजन में देखा गया है, और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं पूरे के पूरे माउंटेन चेन की, तो वहां पर ये ट्रेंड जो है कंसिस्टेंट नहीं है। इट इज अकॉर्डिंगली टू अर्ली टू एस्टैब्लिश लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और देयर कॉजेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच देयर आर सेवरल हाइपोथेसिस। तो इसलिए कोई लॉन्ग टर्म ट्रेंड को हम लोग जो है स्टैब्लिश नहीं कर सकते। वो स्टैब्लिश करना इतना आसान नहीं है कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा, कि कितना जो है वो आपका ग्लेशियर रिसीड करेगा, ठीक है, कितना मेल्ट करेगा, उसका कारण क्या होगा, ये सारा का सारा जो ट्रेंड है उसको एस्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट एक्शंस फॉर एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, यानी कि एडेप्टेशन और मिटिगेशन को लेकर क्या करंट एक्शंस लिए जा रहे हैं, इसकी बात करते हैं। एडेप्टेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज कंप्राइजेस द मेजर्स टेकन टू मिनिमाइज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है। एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि जिसपे हम लोग एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसके एडवर्स इम्पैक्ट यानी कि उसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, दैट इज रीलोकेटिंग द कम्युनिटीज लिविंग क्लोज टू द सी शोर फॉर इंस्टेंस टू कोप विद द राइजिंग सी लेवल और स्विचिंग टू क्रॉप्स दैट कैन विदस्टैंड हायर टेम्परेचर। ठीक है। यानी कि अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है एडेप्टेशन का, कि अगर हम हमारे जो लोग हैं, जो हमारी कम्युनिटीज हैं, जो सी शोर के पास रह रही हैं, जो समुद्र तट के पास रह रही हैं, अब उनको क्या नुकसान होगा? जब सी लेवल राइज करेगा तो उनको नुकसान होगा, तो इसलिए हम उनको क्या कर रहे हैं, उनको वहां से रिलोकेट कर रहे हैं। ठीक है। उस जगह से हटा के उनको किसी दूसरी जगह पर सेटल कर रहे हैं। दूसरा है कि हम हायर टेम्परेचर जो वाली क्रॉप्स हैं, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जो हायर टेम्परेचर को झेल सकती हैं, उन क्रॉप्स की तरफ को हम स्विच कर रहे हैं। ठीक है। जिनको बेसिकली आपने कभी कभी सुना होगा हार्ड क्रॉप्स या हार्डी क्रॉप्स भी बोला जाता है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मिटिगेशन की, तो मिटिगेशन क्या है? कंप्राइजेस मेजर्स टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉज क्लाइमेट चेंज इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है कि हम जो एमिशंस है उसको कम करने की बात कर रहे हैं, दैट इज बाय स्विचिंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टेड ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो एमिशन हो रहा है उसी को कम करने की बात कर रहे हैं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर है, विंड है या न्यूक्लियर है, उसको यूज करें, बल्कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल वगैरह हम लोग जला रहे हैं, चाहे वो थर्मल पावर स्टेशन में हो या फिर हमारे जो व्हीकल्स वगैरह हो वहां पर, उसको हम कम करने की कोशिश करें। करेंटली इंडिया गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ऑन
adaptation to climate change exceeds 2.6% of the GDP, with agriculture, water resources, health and sanitation, forest, coastal zone infrastructure and extreme weather events being a specific area of concern। ठीक है, तो ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी या क्लाइमेट चेंज के एडेप्टेशन को लेकर जो भारत सरकार का खर्च है जीडीपी का, वो लगभग 2.6% से ज्यादा है। इसके बाद आगे देखिए, एग्रीकल्चर को लेकर हम बात करते हैं। टू रिस्क फाइनेंसिंग प्रोग्राम सपोर्ट एडेप्टेशन टू क्लाइमेट इम्पैक्ट्स। ठीक है, 2 रिस्क फाइनेंसिंग प्रोग्राम जो है वो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को लेकर जो एडेप्टेशन है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको मदद पहुंचाते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है द क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम सपोर्ट्स द इंश्योरेंस ऑफ फार्मर अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। ठीक है, पहला तो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, और दूसरा है क्रेडिट सपोर्ट मैकेनिज्म फैसिलिटेट्स द एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स स्पेशली फॉर क्रॉप फेलियर ड्यू टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। तो एक तो है क्रेडिट सपोर्ट और दूसरा है आपका क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये दोनों के दोनों जो है एग्रीकल्चर में या फार्मर्स को अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई नुकसान होता है तो उनके लिए ये इंश्योरेंस का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉप इंप्रूवमेंट। ये क्या है? द प्रेजेंट प्रोग्राम्स एड्रेसेस measures such as development of arid land crops and pest management as well as capacity building of extension workers and NGOs to support better vulnerability reducing practices। ठीक है, क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या है कि हम एरिड लैंड क्रॉप्स को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसी क्रॉप्स जो हम कम पानी की हेल्प से जो है उसको उगाया जा सके। ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट करने की बात की जा रही है, साथ ही साथ जो वर्कर्स हैं उनका कैपेसिटी बनाने की बात की जा रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग, और साथ ही साथ एनजीओस की भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है ताकि वल्नरेबिलिटी को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, अगला है ड्राउट प्रूफिंग। ड्राउट आपको पता है सूखा पड़ना जो होता है, दैट इज ड्राउट। इसमें क्या लिखा है? द करेंट प्रोग्राम सीक टू मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्राउट्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक एंड ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, वाटर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज so as to ultimately lead to drought proofing of the affected areas। जो करंट प्रोग्राम्स हैं उनका वो क्या करना चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जो ड्राउट की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से क्या हो रहा है, बुरे प्रभाव आ रहे हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं किस पर? क्रॉप की प्रोडक्शन पर, लाइव स्टॉक पर, लैंड की प्रोडक्टिविटी पर, वाटर और ह्यूमन रिसोर्सेज पर। उनको क्या किया जा सके? उनको मिनिमाइज किया जा सके। ठीक है, और अल्टीमेटली हम लोग क्या करें, जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनकी ड्राउट प्रूफिंग करें। ड्राउट प्रूफिंग करने का मतलब है कि उन एरियाज पे हम इतना मतलब चीज़ों को बनाए, इस तरीके से बनाए, इतना सक्षम बनाए कि सूखा अगर पड़ भी रहा है, ठीक है, तो उन पर असर ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक तो इस तरीके की जो ड्राई एरिड एरिया की क्रॉप्स हैं या हार्डी क्रॉप्स हैं उनका डेवलपमेंट करें। ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत उनको ना पड़े, या फिर कुछ हम ऑल्टरनेटिव वाटर सोर्सेज की व्यवस्था करके रखें कि अगर मान लीजिए नेचुरल तरीके से बारिश कम भी होती है और सूखे के हालात आते हैं तो हम उस पानी का जो हमने अलग तरीके से या ऑल्टरनेटिव तरीके से रखा हुआ है उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये है कि इस तरीके की क्रॉप्स का हम लोग डेवलपमेंट करें जो ज़्यादा टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि ड्राउट कब पड़ेगा? जब सूखा तभी पड़ेगा जब गर्मी ज़्यादा होगी, बारिश नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके की क्रॉप्स, तो ये सारा का सारा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ड्राउट प्रूफिंग कर सकते हैं। They also aim to promote overall economic development and improve the socio-economic conditions of the resource poor and disadvantaged sections inhabiting the program areas। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात भी की जा रही है इसमें, और जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है किसकी? जो रिसोर्स पुअर और डिसएडवांटेज सेक्शन है, यानी कि ऐसे सेक्शंस जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, जो डिसएडवांटेज है और इन एरियाज में रह रहे हैं, उनको भी उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने की, इंप्रूव करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। इसके बाद अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है? स्ट्रॉन्ग और रैपिडली ग्रोइंग फॉरेस्टेशन प्रोग्राम है। ठीक है, फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि पेड़ उगाना, जैसे आपको बोला जाता है कि पेड़ उगाइए, है ना, पेड़ उगाइए, और उससे क्या होगा कि फिर फायदा आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को हम लोग मतलब जो वही कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज वाला से पार्ट है वो कर सकते हैं, पॉल्यूशन वगैरह काफ़ी कम होगा। ठीक, द एफॉरेस्टेशन प्रोसेस वाज एक्सेलरेटेड बाय द एनैक्टमेंट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। ठीक है, ये जो एफॉरेस्टेशन की प्रोसेस है, ये एक एक्ट बना था, दैट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। उसके बाद से ये प्रोसेस क्या हुई है? एक्सेलरेट हुई, यानी कि इसमें तेजी आई है। विच एम्ड एट स्टॉपिंग द क्लियरिंग एंड डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट थ्रू अ स्ट्रिक्ट centralized control of the rights to use forest land and mandatory requirements of compensatory afforestation in case of diversion
ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस। यानी कि इसमें क्या था, ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का बना था उसमें क्या था, एक तो ये है कि हमें जो फॉरेस्ट है उसके क्लियरिंग को, फॉरेस्ट को काटना और उसके डिग्रेडेशन को क्या करना था, स्टॉप करना था, ठीक है। और वहां पर कुछ स्ट्रिक्ट सेंट्रलाइज्ड राइट्स, कंट्रोल ऑफ राइट्स बनाए गए थे फॉरेस्ट को यूज करने की। और दूसरी बात यह है कि अगर कभी फॉरेस्ट लैंड को हमें किसी और पर्पस के लिए यूज करना पड़ रहा है तो हमें कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। जैसे आपको बोला जाता है कि कभी अगर आप कोई एक पेड़ काट रहे हैं, किसी वजह से आपको अगर कोई एक पेड़ काटना पड़ रहा है तो आप 10 पेड़ और उगाइए या 20 पेड़ और उगाइए, इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो हो गया कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसके बाद in addition, aggressive afforestation and sustainable forest management program resulted in annual reforestation of 1.78 million hectare during 1985 to 1997 और currently ये कितना है 1.1 मिलियन हेक्टेयर एनुअली, ठीक है। ये क्या है, एफॉरेस्टेशन और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसकी वजह से क्या हुआ है कि रिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि जहां पर पेड़ मान लीजिए काट दिए थे या हमने जंगल खत्म कर दिए थे, वहां पर हम लोग दोबारा से फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक। ड्यू टू दिस द कार्बन स्टॉक इन इंडियन फॉरेस्ट हैव इंक्रीज ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। जो कार्बन हमारा स्टॉक है वो बढ़ गया है, ठीक है। कितना हो गया है, 9 से 10 गीगाटन ऑफ कार्बन हो चुका है, ठीक। इसके बाद अगर हम वाटर की बात करें तो नेशनल वाटर पॉलिसी स्ट्रेसेस दैट नॉन कन्वेंशनल मेथड्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इंक्लूडिंग इंटरबेसिन ट्रांसफर्स और artificial recharge of groundwater, desalination of brackish or sea water, as well as traditional water conservation practices like rainwater harvesting, including rooftop rainwater harvesting, should be practiced to increase the utilizable water resources. और many states have now mandatory water harvesting programs in several cities. तो इस तरीके के वाटर को लेकर ये बातें की जा रही है कि जो एक नेशनल वाटर पॉलिसी बनी थी उसने इन बातों पर जोर दिया है कि हम नॉन कन्वेंशनल मेथड, पानी के जो है नॉन कन्वेंशनल मेथड का यूज करें पानी की यूटिलाइजेशन के, ठीक है। जैसे कि इंटरबेसिन ट्रांसफर, आपने सुना होगा कि नदियों की जो है लिंकिंग चल रही है ना, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, तो वो उसका एक पार्ट है। साथ ही साथ हम ग्राउंड वाटर को आर्टिफिशियल तरीके से रिचार्ज कर सके, जो हमारा सी वाटर है या जो ब्रैकिश वाटर है उसको डिसैलिनेशन कर सके उसका, यानी कि उसमें से नमक जो है उसकी सैलिनिटी को हटा सके। साथ ही साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करें ताकि जो है पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, उसका इफेक्टिव यूज़ कर सके। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टेट्स में ऐसा है भी कि आज की डेट में जो वाटर हार्वेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं वो मैंडेटरी किए जा चुके हैं कई शहरों में। इसके बाद कोस्टल रीजन्स की अगर हम बात करें तो कोस्टल रीजन्स में क्या है, इन कोस्टल रीजन्स रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड इन द एरिया बिटवीन 200 मीटर एंड 500 मीटर ऑफ द एचटीएल। जो हाई टाइड लाइन है उससे 200 मीटर से 500 मीटर तक में क्या है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई गए हैं, कुछ पाबंदियां लगाई गई है। वाइल स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन इम्पोज्ड इन द एरिया अप टू 200 मीटर। 200 मीटर से 500 मीटर तक कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है और 200 मीटर तक के एरिया में, यानी कि जो एचटीएल के और करीब एरिया है वहां पर और ज्यादा स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, ठीक है, ताकि जो सेंसिटिव कोस्टल इकोसिस्टम है उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और उसके एक्सप्लॉयटेशन को रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। दिस साइमल्टेनियसली एड्रेसेस द कंसर्न्स ऑफ द कोस्टल पॉपुलेशन एंड देयर लाइवलीहुड। जो कोस्टल पॉपुलेशन है और जो उनका लाइवलीहुड है, उनकी आजीविका है, उससे संबंधित जो भी कंसर्न है, जो भी मुद्दे हैं, उनको भी ये एड्रेस कर सकता है, ठीक है। Some specific measures taken in this regard include construction of coastal protection infrastructure. Coastal protection infrastructure यानी कि जो तट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात है, साइक्लोन शेल्टर्स हैं, इस तरीके की चीजें वहां पर बनाने की बात की गई है, ठीक है। एज वेल एज प्लांटेशन ऑफ कोस्टल फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव्स। कोस्टल फॉरेस्ट और मैनग्रोव्स को भी लगाने की बात की जा रही है, इनकी भी प्लांटेशन की बात है, क्योंकि आपको पता है मैनग्रोव्स जो है वो काफी सारे चीजों के लिए हेल्पफुल साबित होता है। मतलब उससे क्या है कि एक तो बाढ़ वगैरह नहीं आ सकती है, फ्लडिंग को रोकता है, स्टॉर्म्स के अगेंस्ट ये बैरियर का काम करता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमें पता है। इसके बाद अगर हम हेल्थ की बात कर लें तो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स इज द सर्वेलांस एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। कि हमें जो ये वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है, जैसे कि मलेरिया, कालाजार, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस, फिलेरिया, डेंगू, ठीक है।
और प्रोग्राम्स ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ इन द केस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। और जो नेचुरल कैलामिटीज है, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनसे निपटने के लिए भी इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ प्रोवाइड करने की बात यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ इन टास्क से निपटने के लिए ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप करने की बात की जा रही है, उसको ट्रेन करने की बात की जा रही है। इसके बाद अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं तो द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड्स ग्रांट्स इन एड टू द विक्टिम्स ऑफ वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स। ठीक है, जो वेदर रिलेटेड डिजास्टर्स हैं उसके जो पीड़ित हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको ग्रांट देने की बात की जा रही है। ग्रांट मतलब उनको आप कह सकते हैं जो सहायता राशि वगैरह होती है वो देने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ डिजास्टर रिलीफ के जो ऑपरेशंस है उसको मैनेज करने की बात की जा रही है। इट इज ऑल्सो supports proactive disaster prevention programs including dissemination of information and training of disaster management staff। ठीक है, यानी कि डिजास्टर प्रिवेंशन प्रोग्राम्स जो है प्रोएक्टिव तरीके से उनको सपोर्ट करने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ जो डिजास्टर मैनेजमेंट का स्टाफ है उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है और उसकी ट्रेनिंग की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो ये कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो इंडिया के द्वारा लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज को निपटने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गए होंगे। जनरल अंडरस्टैंडिंग के ये पॉइंट्स थे, तो इसको लेकर हम लोग इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं। इसके आगे जो क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया के नेशनल एक्शन प्लान वगैरह क्या रहा है उन सब के बारे में हम लोग आगे अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, आई होप कि 5 या 6 पार्ट्स इसमें लगेंगे कंप्लीट करने में, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी ये 5-6 पार्ट में चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं। अपने जो भी डाउट्स है, जो भी क्वेरीज है, वो आप हमसे नीचे वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उस पर भी पूछ सकते हैं। और अपने फीडबैक देना ज़रूर ध्यान रखिएगा, फीडबैक देना भूलिएगा नहीं, सो दैट कि अगर किसी भी तरीके के इंप्रूवमेंट की कोई ज़रूरत हो तो हम उसको ज़रूर कर सकें। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोस एड फ्री तरीके से मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज क्विजेज वहाँ पर अपडेट किए जाएंगे, सो दैट कि आप लोग अपने इस सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म के साथ कर सकें। कोर्स में एनरोल करने के लिए अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आप फेस करते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारी जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co उस पर भी कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर। ये सारे के सारे जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनके थ्रू जाके आप लोग हमसे और भी ज़्यादा जुड़ सकते हैं और भी बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।